Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 2nd February 2022 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नर्सिंग जॉब्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. लेट्स बिगिन. वीडियो की शुरुआत में ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 ब्लड ग्रुप्स बताए थे जो कि हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ. उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था. किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इस चीज का निर्धारण उस पर्सन के ब्लड में मौजूद एंटीजन के बिहाफ पर होता है. अगर किसी पर्सन के ब्लड में ए एंटीजन मौजूद है तो उसका ग्रुप होगा ए. बी एंटीजन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी. ए और बी दोनों ही एंटीजन ब्लड में मौजूद हैं तो इसे आप ए बी ग्रुप कहेंगे. और अगर ब्लड में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो इसे आप ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं. याद रखिएगा, पर्सन की बॉडी में जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पाया जाता है. यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन की बात करें तो इसमें एंटीजन ए होगा और इसमें एंटीबॉडी होगा बी. बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर एंटीबॉडी होगा ए और ए बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में एंटीबॉडी होगा नॉन. यानी कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा बिकॉज इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में दोनों ही एंटीजन मौजूद हैं. सो यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता. ब्लड ग्रुप ओ की बात की जाए जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, उसके अंदर दोनों ही एंटीबॉडीज पाए जाते हैं. यानी ए एंटीबॉडी भी पाया जाएगा और बी एंटीबॉडी भी पाया जाता है. अब हम बात करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किस दूसरे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है. याद रखिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है तो ये ए और ए बी इसे ब्लड डोनेट कर सकता है. ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन बी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं. ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन को ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन डोनेट कर सकता है. अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ये ए बी और ओ यानी कि चारों ही ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है. इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, प्रीवियस एग्जाम में इस पॉइंट को काफी बार पूछा गया है. याद रखिएगा, जिन लोगों में ब्लड ग्रुप ओ होता है ऐसे लोग चारों ही प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं. इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है. अब हम बात करते हैं रेसिपिएंट. अगर ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ए को ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये किससे ब्लड ले सकता है. तो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ब्लड डोनेट कर सकते हैं. बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ब्लड डोनेट कर सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उन्हें हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से जानते हैं और ये किसी भी पर्सन से ब्लड ले सकते हैं. ए बी और ओ चारों में से कोई भी पर्सन आवश्यकता पड़ने पर ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है और इसे ही यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है. प्रीवियस एग्जाम में इसे भी कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन को अगर जरूरत पड़ जाए तो इसे ब्लड ग्रुप ओ वाला ही पर्सन सिर्फ और सिर्फ ब्लड डोनेट कर सकता है.
आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ बैक्टीरियल डिजीज और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स की। डिप्थीरिया डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। पर्टुसिस डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बॉर्शेला पर्टुसिस। टिटनस डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के दौरान कौन कौन से एलिमेंट्स इसे सक्सेसफुल बनाते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। टोटल कम्युनिकेशन के लिए 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं, जो कि हैं सेंडर, मैसेज, चैनल, फीडबैक और रिसीवर। सेंडर के द्वारा अपनी बातों को रिसीवर तक भेजा जाता है, कहा जाता है, मैसेज को एनकोड किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब सेंडर के द्वारा ये मैसेज चैनल के थ्रू होता हुआ रिसीवर तक पहुंचता है, यानी सामने वाले पर्सन तक पहुंचता है जिसके लिए मैसेज एनकोड किया गया था। सेंडर ने रिसीवर को क्या मैसेज भेजा है, अब ये रिसीवर इसे डिकोड करता है और इस मैसेज को रिसीव करके, डिकोड करके, एनालाइज करके अपना फीडबैक देता है, यानी रिप्लाई करता है। तो ये पूरा सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। सेंडर, मैसेज, चैनल, फीडबैक एंड रिसीवर। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस। एक्यूट रूमेटिक फीवर, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। न्यूमोनिया, कॉज न्यूमोकोकाई। गैस्ट्रोएंट्राइटिस, यूशेरिया कोलाई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ई कोलाई। Approximately 80% cases of UTI caused by the E. coli. Peptic ulcer caused by Helicobacter pylori. Next, uterus carry urine to bladder by peristalsis movements. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब है कि जो यूरेटर्स हैं उनकी लेयर्स के अंदर वेव लाइक मूवमेंट्स होती है, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होता है, और इसके कारण ही जो यूरिन है आगे की तरफ मूव कर पाता है। तो याद रखिएगा, हमारी किडनीज के द्वारा बनाया गया यूरिन यूरेटर से होते हुए ब्लैडर तक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू आता है। यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड इनटू पेल्विक कैविटी। यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। ऑडिटरी कैनाल एस शेप ट्यूब। हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है वो एस शेप ट्यूब की तरह होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम ऑरिकल टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हमारा जो बाह्य कान है इसे हम ऑरिकल कहते हैं। ऑरिकल से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये ऑडिटरी कैनाल पाई जाती है। फ्रंटल लोब हैव प्राइमरी मोटार एरिया, ब्रोकास मोटार स्पीच एरिया। याद रखिएगा, हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब वाला पार्ट है उसमें प्राइमरी मोटार एरिया और ब्रोकास स्पीच एरिया पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जिसकी नॉर्मल काउंट 1.5 to 3.5 लाख होती है। नेक्स्ट, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस डिजीज निजीरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है।
gonorrhea caused by Neisseria gonorrhoeae. Important measures of central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी के इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. मीन, मीडियन, मोड, geometric mean and harmonic mean are the important measures of central tendency. Next, first phase of sampling process involves identification of the target population. सैम्पलिंग का पहला स्टेप या फर्स्ट फेज होती है कि टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना. नेक्स्ट, administration is the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हमारे पास मौजूद एक मैटीरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन्स का इस्तेमाल करके हमारे डिज़ायर्ड गोल को अचीव करना. हमारे पास जो भी साधन मौजूद हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए जो हम पाना चाहते हैं उसे पाना एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है. नेक्स्ट, रेट ऑफ सिक्रेशन ऑफ CSF इज 0.5 ml per minute. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड 0.5 ml पर मिनट की रेट से सिक्रीट होता है. टोटल CSF वॉल्यूम 125 ml. प्रेशर ऑफ CSF. अगर पर्सन लेटा हुआ है तो इस सिचुएशन में 10 सेंटीमीटर H2O होगा. अगर पर्सन सिटिंग पोजीशन में है तो उसका CSF प्रेशर 30 सेंटीमीटर H2O होगा. RBC also known as erythrocytes, WBC also known as leukocytes. Blood vessels have two layers. These are, outer one is tunica adventitia, inner one is tunica intima. हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, इनकी दो लेयर्स होती हैं. जो बाहर वाली लेयर होती है उसे आप ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं और इनर वाली लेयर को आप ट्यूनिका इंटीमा के नाम से जानते हैं. इम्पॉर्टेंट, कॉलेरा डिजीज कॉज्ड बाय द विब्रियो कॉलेरा. टाइफॉइड फीवर कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. Brucellosis disease caused by Brucella. Plague is caused by Yersinia pestis. Laparoscopy, surgical procedure to view abdominal organs. लेप्रोस्कोपी वह प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट के एब्डोमिनल कैविटी में इक्विपमेंट्स को इंसर्ट करके एब्डोमिनल ऑर्गन्स का विजुअलाइजेशन करते हैं. इस प्रोसीजर में फाइब्रो ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसे आप लेप्रोस्कोप के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट, लेप्रोटॉमी, अ सर्जिकल इंसिजन एट एब्डोमिनल कैविटी फॉर डायग्नोसिस एंड थेराप्यूटिक पर्पस. किसी पर्सन के एब्डोमिनल एरिया पर सर्जिकल इंसिजन बनाकर डायग्नोसिस या थेराप्यूटिक पर्पस को पूरा करना लेप्रोटॉमी कहलाता है. नेक्स्ट, बायोप्सी, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन विच स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू टेकन. जिस ऑर्गन की भी आपको बायोप्सी करनी होती है आपको उस ऑर्गन से टिश्यूज का एक टुकड़ा लेना होता है. इसे आप फिर
लैब में इन्वेस्टिगेट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं। इट इज कॉल्ड बायोप्सी। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग को हम दो बड़े पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आप फर्दर चार टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्लस्टर रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप कन्वीनियंस, कोटा सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके टाइप और सब टाइप के बारे में पूछा गया है प्रीवियसली, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिफिलिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडिम। प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है। सिफिलिस जो डिजीज है वो ट्रिपोनिमा पैलिडिम के द्वारा होता है। लेप्रोसी जो डिजीज है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। टॉन्सिलाइटिस का कॉज है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फॉयल के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए गए थे। इसमें टोटल 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, जो कि हैं अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क, इक्विटी, एस्पिरेट द क्रॉप्स, इनिशिएटिव, ऑर्डर, remuneration of personnel, scalar change of command, stability of tenure of personnel, subordination of individual interest to organizational interest, unity of command, unity of direction। ये 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Next, delirium clinical manifestations are increased blood pressure, confusion, disorientation, increased heart rate, increased temperature, tremors and agitation। डेलीरियम के ये सभी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। अगर आप डेलीरियम को सिंपली समझना चाहें तो याद रखिएगा, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। इसमें पर्सन हमेशा कंफ्यूज्ड फील होता है, कंफ्यूज्ड रहता है। नेक्स्ट, हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट कैन कॉज कॉलन कैंसर। ऐसे पर्सन जो कि ज़्यादा मात्रा में फैट्स लेते हैं और लो फाइबर डाइट लेते हैं तो उनमें कॉलन कैंसर होने की संभावना काफ़ी होती है। नेक्स्ट, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। सुपीरियर वेना कावा हमारे स्कल वाले एरिया से ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचाने का काम करती है, और अगर इस सुपीरियर वेना कावा ब्लड वेसल में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो ये कंडीशन सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। इस डिजीज के होने पर आपको साइन एंड सिम्टम के रूप में चेस्ट पेन, डिफिकल्ट स्वेलविंग, स्वेलविंग एट फेस, टाइट कलर सेंसेशन एक्सेट्रा होगा। सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम होने पर पर्सन को चेस्ट पेन होता है, निगलने में दिक्कत होती है, फेस पर स्वेलिंग होती है और टाइट कॉलर सेंसेशन फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
केराटोमाइकोसिस, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निया। हमारी आईज का जो कॉर्निया वाला पार्ट है उसमें यदि फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो ये कंडीशन केराटोमाइकोसिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लूथर गुलिक के द्वारा दिए गए एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसे आप इंपॉर्टेंट मिनेमोनिक पोस्ट-डिकोरब के नाम से जानते हैं। आइए इन सभी को डिस्कस करें। पोस्ट-डिकोरब, P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। नेक्स्ट, ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI से भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। TNAI की फुल फॉर्म है ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे 1908 में इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया में इस TNAI का क्या क्या फंक्शंस है, आइए इसे जान लेते हैं। इट पब्लिशेस नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया, ये भारत का नर्सिंग जर्नल पब्लिश करवाती है। इट पब्लिशेस इंडियन नर्सिंग ईयर बुक, ये इंडियन नर्सिंग ईयर बुक पब्लिश करवाती है। इट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप टू नर्सिंग पर्सोनल, ये नर्सिंग पर्सोनल्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का काम करती है, स्पेशली उन लोगों को जो कि एडवांस नर्सिंग फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं। इट ऑल्सो वर्क्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ नर्सेस, ये नर्सेस की इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करती रहती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये सभी पॉइंट्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।